गांधी एक आवाज लगाते हैं और पूरा हिंदुस्तान सड़कों में उतर आता है। कुछ तो खास बात आती है। लोग यहाँ पर शराब पिएंगे, लोग यहाँ पर अपनी अपनी वर्ण व्यवस्था का जन्म हो रहा है, यहाँ आश्रम व्यवस्था का जन्म हो रहा है, यहाँ गोत्र व्यवस्था का जन्म हो रहा है। अचानक राजा की मृत्यु हो जाए, यानी कि रानी विधवा हो गई। अब पूरे आसपास के पड़ोसी लोगों की नजर कहां होगी? उस रानी पर कब्जा करने की होगी। हिंदुस्तान के एक महानायक की एंट्री 1917 में गांधी की। सर दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आ रहे हैं महानायक, और क्या सर अपनी पारी खेली है। 2030 का वो दौर था जब गांधी और सुभाष सामने सामने खड़े हैं और दो। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया है कि हम लोग इतिहास की शुरुआत करेंगे, और जैसा कि लास्ट वीडियो हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन किया था, तो सिलेबस में हम लोगों ने ये समझ लिया कि भैया एग्जाम तो कंफर्म हो गया है और क्या क्या आना है। तो जीएस का पोर्शन मेरा है, मेरी जिम्मेदारी जीएस की है, तो मैं जीएस को फोकस करते हुए चलूंगा। और क्योंकि मैंने पॉलिटी अभी हाल ही में पढ़ाया हुआ है, तो मैं इतिहास से शुरू कर रहा हूं। और एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो आप अंत तक देखेंगे, और अंत अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ना, तो इतिहास की पूरी आपके माइंड पे छाया बन जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगी कि कौन सी घटना क्या हुई, कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई, इन सभी चीजों के बारे में हम यहां समझ लेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग हिस्ट्री का सिलेबस देखने जा रहे हैं, यानी कि इतिहास का पूरा पाठ्यक्रम क्या क्या चीजें हैं। और किस सिलेबस के बाद, डिस्कशन के बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू होगा, आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू होगा। तो जो लोग आपके बने हुए हैं कंटिन्यूटी के साथ आप पूरा देखिएगा, पूरी आपकी कॉन्सेप्ट बैठ जाएगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा बहुत सारी चीजें। इतिहास की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग कहते हैं कि याद करना पड़ता है। नहीं, ये गलत अवधारणा है। इतिहास रटने के लिए होता ही नहीं, इतिहास याद करने के लिए होता ही नहीं सर। इतिहास तो समझा जाता है। इतिहास महान लोगों का है, इसलिए महान लोगों को पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ऐसा क्या किया उन्होंने अपने जीवन में जो आज इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं। तो आज हम लोग पूरा समझेंगे इतिहास को यहाँ पर बेसिकली, और डिस्कशन के रूप में। ऐसा नहीं कि सर पढ़ाई के रूप में सिर्फ चलते चले जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं सिलेबस ये है भैया, मौर्य काल हुआ, गुप्त काल हुआ, ऐसे नहीं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताएंगे और प्राचीन भारत का इतिहास पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग मध्यकालीन भारत का भी इतिहास आपको बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस में कौन कौन सी घटनाएं हैं। लेकिन जब इसको पढ़ना होगा फिर पढ़ेंगे, लेकिन हमें शुरू करेंगे मॉडर्न इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री से। तो वो बहुत ही डिटेल में हम लोग यहां समझेंगे। लेकिन शुरू करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं भाई साहब, तो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वहां पर सबसे ज्यादा आपका बेसिकली डिस्कशन कर लेना, यह भी हमारा दायित्व बनता है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास भी डिस्कस कर लें। दूसरी बात, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो देखिए, शुरू करते हैं हिस्ट्री की। अगर हम बात करें इतिहास को, तो 3 भागों में डिवाइड किया जा रहा है बेसिकली। भारत की अगर हम बात करते हैं, हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो, यानी कि विश्व के इतिहास की। ठीक है, कल्चर आपका पोर्शन है, अलग टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा हिस्ट्री बचता है, तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। देखो 3 चीजें तो हो गई भैया। अब आधुनिक भारत का इतिहास तो हमें शुरू करना है, तो उसको तो हम पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। बचा क्या? मध्यकालीन और प्राचीन भारत। तो शुरू कर लेते हैं भैया प्राचीन भारत के इतिहास की। देखिए, इतिहास की अगर हम बात करें तो हमारा जो जीवन काल है सर, लाइफ है सर, वो शुरू हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता से। हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इससे पहले के साक्ष्य नहीं है। कई सारे विश्व की अलग अलग सभ्यताएं हैं। इराक में आपके पाए गए साक्ष्य, मिस्र में पाए गए साक्ष्य आपके। मैं उन सभी चीजों में अभी बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं, मैं बात करूंगा अपनी सभ्यता से। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी पहला साक्ष्य मिलता है, और ये पहली यानी कि फर्स्ट आपकी अर्बनाइजेशन संस्था थी, यानी कह सकते हो नगरीकरण व्यवस्था थी। यहां पे लोग नगर में रहते थे, मकान मिलते हैं, पक्के घर। तो उन सारी चीजों के बारे में यहां से इतिहास मिलेगा, और हम लोग यहीं से शुरू करते हैं अपने इतिहास के बारे में। इतिहास के पढ़ने के 2 ही स्रोत हैं, या तो आप साहित्य से, लिटरेचर से समझ रहे होते हैं, या तो आप पुरातात्विक सोच से समझ रहे होते हैं, आर्कियोलॉजी से। इस काल में हड़प्पा सभ्यता में दोनों साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में उतनी जानकारी नहीं रख पाते हैं क्योंकि यहां की लिपि हम पढ़ नहीं पाए। इसका मतलब क्या है? हम केवल पुरातत्व के आधार पर ही तय करते हैं। तो इसलिए इतना प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या वास्तविक सत्य है। लेकिन जब इसके बाद दूसरे नंबर पर एंटर करते हैं, देखिए अच्छा, इसका टाइम पीरियड वगैरह, क्योंकि मैं भी एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा हूं, इसलिए बहुत ही सिंपल वे में और तेजी के साथ हम पूरा सिलेबस समझेंगे। लेकिन जब प्राचीन भारत पढ़ेंगे तब हम पूरा लेके चलेंगे। इसलिए कुछ लोग ये कहेंगे कि इसका टाइम पीरियड डिस्कस नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल लेके आएंगे, तब आएंगे जब पूरा डिस्कशन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, अभी नहीं। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें सर, क्या बात है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता दिखती है। वैदिक सभ्यता आपकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता है।
दो भागों में डिवाइड होती है, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक। ऋग वैदिक का टाइम पीरियड आपको 1500 से लेकर 1000 ईस्वी मिलता है, और उसके बाद उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड मिलता है 1000 से 600 ईस्वी। अब देखिए लाइफ साइकिल, अब आप जीवन के साथ जोड़िए। सर यहां जंगलों में लोग रह रहे हैं, अब सभ्यता का शुरुआत हो रही, डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। जंगलों में लोग रह रहे हैं सर, कबीले में रह रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं। सर यहां शुरुआत होती है ऋग वैदिक काल में। लेकिन यहां पर लोगों का आपका पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। लेकिन उत्तर वैदिक में अगर हम आते हैं तो वहां देखते हैं लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां कृषि अर्थव्यवस्था बन जाती है। ऐसा क्या हुआ पिछले 1000 वर्षों के बीच में, 1500, 1000 और 1000 से 600 के बीच में, कि लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। लोग यहां पर शराब पिएंगे, लोग यहां पर अपनी अपनी वर्ण व्यवस्था का जन्म हो रहा है, यहां आश्रम व्यवस्था का जन्म हो रहा है, यहां गोत्र व्यवस्था का जन्म हो रहा है, यहां सारी चीजें निकल के आएंगी। तो ऐसा क्या हुआ अचानक कि ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया? यानी कह सकते हो कि लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। यहीं पर लोगों के लिए लिखे गए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे वेदों का निर्माण हो रहा है, साहित्य लिखे जा रहे हैं, ब्राह्मण साहित्य लिखे जा रहे हैं। तो बड़ी ही आपकी इंपॉर्टेंट आपकी सिविलाइजेशन है वैदिक सभ्यता। इसके बाद हम इंटर करते हैं छठी शताब्दी। छठी शताब्दी वो दौर है। अब यहां पर क्या है, यहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे चेंजमेंट होंगे। इसके बाद हम इंटर कर लेते हैं भैया छठी शताब्दी। ये वो दौर है जहां पर बुद्ध निकलते हैं, महावीर स्वामी निकलते हैं। ऐसा ही नहीं, लगभग 62 यानी कि 62 संप्रदाय निकल के आते हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध का संप्रदाय सर्वोपरि रहता है। इसीलिए महात्मा गौतम बुद्ध की बात की जाती है। अब यहां धार्मिक आंदोलन का दौर निकलता है, और धार्मिक आंदोलन के दौर के बाद आपका मौर्य साम्राज्य आता है। यानी कि छठी शताब्दी में 16 महाजनपद आपके निकल के आते हैं। अपनी हिस्ट्री पढ़ी थोड़ी थोड़ी तो आपको थोड़ा थोड़ा लिंकअप करते जाओ। यहां क्या थे, कबीले थे, कबीले को जन कहा जाता है, और जन क्या बन जाता है, जनपद बन जाता है। आगे चलकर वही जनपद महाजनपद बनता है। तो भैया यहां से शुरू होती है बात आपकी छठी शताब्दी के बाद मौर्य साम्राज्य। उन्हीं 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा जनपद जो मगध था, उसने पूरे पूरे साम्राज्य में कब्जा कर लिया, और आगे चलकर क्या बनता है सर, मौर्य साम्राज्य के रूप में मगध आगे प्रसिद्ध होता है। अब मौर्य साम्राज्य में आपको एक से एक विशाल योद्धा मिलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर समकालीन है, आपको अशोक मिलेगा, आपको बिंदुसार मिलेगा, एक से एक महान राजा मिलते हैं आपको। उन सारी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद आपका आता है मौर्योत्तर काल। अब जब मौर्य काल खत्म हुआ होगा तो उसके बाद का जो पीरियड लगा उसको हमने मौर्योत्तर काल नाम दे दिया, पोस्ट मौर्य पीरियड। ठीक है, अब यह दौर ऐसा होता है, अब देखिए मौर्य काल पूरी दुनिया में कह सकते हैं उस समय सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि था, इकोनॉमी में सबसे ताकतवर था, और अचानक पूरे जो समृद्ध राजा थे, ताकतवर राजा थे, खत्म हो गए। और सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी राजा के साम्राज्य में खूब धन धान्य हो और अचानक राजा की मृत्यु हो जाए, यानी कि रानी विधवा हो गई, अब पूरे आसपास के पड़ोसी लोगों की नजर कहां होगी, उस रानी पर कब्जा करने की होगी। यही दिखता है तुमको मौर्य साम्राज्य के बाद, और यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल में विदेशियों का आक्रमण होता है, और शुरू होता है यहां पर आक्रमण, ग्रीक, इंडो ग्रीक आक्रमण, शक, कुशाण, ये सब भारत में आक्रमण करना चालू करेंगे, पार्थियन, पैलन। तो आपका कहीं ना कहीं ये मौर्योत्तर काल में आपको दिखेगा। और इसके बाद एक लंबा टाइम पीरियड होता है, और 319 एडी के आसपास जाकर गुप्त काल की नजर आता है। तो वहां से गुप्ताज पीरियड दिखेगा। गुप्त काल को गोल्डन पीरियड भी कहा गया है, गोल्डन पीरियड कहा गया है आपका, यानी कि यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजों का विकास होता है जो आज भी हमारी धरोहर बनी है। अगर आपको भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझना है तो आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना होगा, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना होगा। तो भैया गुप्त काल में आपको यही दिख रहा है, यहां मंदिरों का निर्माण हो रहा है, यहां साहित्य लिखे जा रहे हैं, यहां कालिदास जैसे महान विद्वान पैदा हो रहे हैं, कवि पैदा हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जब गुप्त काल के महान शासक आपके खत्म होते हैं या आपके कमजोर पड़ जाते हैं, तो फिर उसके बाद के काल को हमने नाम दे दिया है गुप्तोत्तर काल। और यहां से प्राचीन भारत का इतिहास कमजोर होता चला जा रहा है, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था डाउन पड़ती चली जा रही है, और धीरे 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 होते हुए कमजोर होते जा रहे हैं, और पकड़ आ जाती है सामंतवाद पे। इसको इंग्लिश में फ्यूडलिज्म बोलते हैं। सामंतवाद क्या है, सामंतवाद में राजा के पास खुद की सेना नहीं थी। अब राजा क्योंकि पास उसके पास पैसा आ नहीं रहा था, गरीबी चारों तरफ थी, तो वो जमीनों को दे देता था जमींदारों को, और जमींदार के से टैक्स लेता था। तो ये जो व्यवस्था थी ये सामंतवादी व्यवस्था का जन्म कहलाती है, फ्यूडलिज्म की बात करता है। और इसी के बाद होता है राजपूतों का उदय, और यहां से राजपूत योद्धा निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्राचीन भारत का इतिहास आपका पूरा का पूरा हम लोग यहीं पर सिलेबस में इस तरह डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसके बाद हमारी छठी शताब्दी में आती है, फिर हमारा आता है मगध महाजनपद, फिर हमारा मौर्य काल आता है, फिर मौर्योत्तर काल आता है, फिर गुप्त काल आता है, गुप्तोत्तर काल आता है, और सामंतवाद राजपूत का आपका
यहां से होते हुए प्राचीन भारत का अंत होता है। देखिए बात यह है कि अगर हम बात करें 712 ईस्वी तक लगभग प्राचीन भारत का इतिहास होता है। उसके बाद से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास को 712 से लेकर के 1200 ईस्वी तक के बीच का सामंतवाद का दौर यहां माना जाता है। तो बहुत सारे इतिहासकार राजपूत काल को मध्यकालीन में भी पढ़ाते हैं और कुछ लोग प्राचीन में भी ले लेते हैं। यह तो प्रक्रिया आपकी थी एंशिएंट हिस्ट्री मौर्योत्तर काल में। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें फोकस करना है आधुनिक भारत के इतिहास में, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं तेजी के साथ में मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक से एक खतरनाक शासक पैदा हुए, सुल्तान पैदा हुए। मध्यकालीन भारत का इतिहास दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है और मुगल काल से आपका समाप्त होता है, मुगल साम्राज्य से। दिल्ली सल्तनत में कई सारे साम्राज्य हुए, हम यहां पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे डिटेल में, केवल नामों का डिस्कशन करेंगे। आपका सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश आपका होता है, इसके बाद खिलजी वंश हो गया, इसके बाद तुगलक वंश हो गया आपका, इसके बाद आपका सैयद वंश हो जाता है, फिर लोधी वंश हो जाता है। इस प्रकार आपका दिल्ली सल्तनत में होता है। अलाउद्दीन खिलजी कितना खतरनाक शासक, जिसने अपने ससुर को मारकर राजगद्दी हासिल की, हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। इलाहाबाद के पास यहां पर उसने अपने ससुर को गंगा के उस पार बुलाया और वहीं पर उसने मारा उसको। वो सारी चीजें अलग है, वो प्रक्रिया है, ये तो स्टोरीज है, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग है। राजा का कोई धर्म नहीं होता, ये चीज आप मान लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को लूटा, मुसलमानों ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, मंदिरों को तोड़ा। कभी नहीं सर, कभी नहीं। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। हिंदुस्तान में जो मंदिर थे वो आपके बैंक का काम करते थे, वहां मनी कलेक्शन होता था, क्योंकि उस समय धर्म ही संविधान था, इसलिए टेंपल पे ही सब लोग अपनी आस्था रखते थे और वहां से चोरियां नहीं होती थी। और यही कारण है कि विदेशी आक्रमणों ने मंदिरों को अपना निशाना बनाया। अब इसके आधार पर अगर आप कहते हैं कि सर मंदिरों को तोड़ा, तो फिर ये आपकी समझ है। यही इतिहास पढ़ने का तरीका है। आपको इतिहास को मुसलमान और हिंदू होकर नहीं पढ़ना है, आपको इतिहास सीखने के हिसाब से पढ़ना है। और इसके बाद शुरू होता है मुगल वंश। बाबर देखिए कितना खतरनाक शासक है जो हिंदुस्तान पे आक्रमण कर रहा है, 100-200 की फौज लेकर आता है और हजारों को हराता है। अगर बाबर मुसलमान ही था तो उसने इब्राहिम लोधी को क्यों हराया? फिर इब्राहिम लोधी भी तो आपका मुसलमान ही है, टर्की है, तुर्की है, मध्य एशिया से ही तो आए थे। लेकिन वहां मुसलमान की बात ही नहीं है। राजगद्दी के लिए हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं होता है, धर्म कुछ होता नहीं है। बस एक चीज होती है, राजगद्दी हासिल करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। हर वक्त, आज भी हो रहा है। आज हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में। तब अशोक के टाइम पीरियड में कौन लड़ रहा है सर? आपको बुद्ध लड़ रहे हैं, आपके जैन लड़ रहे हैं, ब्राह्मण लड़ रहे हैं। तब भी तो धर्म में लड़ाई चल रही थी, ये हमेशा चलेगा। लेकिन उस समय अशोक एक ऐसा सम्राट है जिसने सभी धर्मों को एक साथ कर दिया और धर्म का प्रचार किया। हम बात करेंगे अशोक की वो महान बात। वो आजकल अगर देखें अशोक की नीतियां, तो मोदी जी के अंदर बहुत सारी नीतियां अशोक की दिखती हैं। जब अशोक को पढ़ोगे तो आपको मोदी जी समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी जी क्या करते हैं समझ ही नहीं आता है। अशोक को पढ़ो, अशोक बताता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। यहां पर भी आपको मुगल काल में दिख रहा है सर, बाबर इब्राहिम लोधी को भी मार रहा है सर, और हिंदू राजाओं को भी मार रहा है, राजपूतों को भी मार रहा है, क्योंकि उसे राजशाही ताकत आपकी बढ़ानी है। और राजशाही के लिए कुछ भी करना पड़े सब मुमकिन है। हुमायूं आता है, अकबर आता है, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, औरंगजेब जाता है, और यहां तक सारे के सारे ताकतवर राजा होते हैं। लेकिन इसके बाद 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु, और उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसके बाद जो राजा आए हैं वो बड़े ही निठल्ले, कमजोर, जिनके अंदर कोई क्षमता नहीं है साम्राज्य बढ़ाने की, ना चाहते हैं, केवल आलसी आपका जीवन बिता रहे हैं। यह कंडीशन आपकी मध्यकालीन भारत के इतिहास में होती है। और सर अब शुरू हो रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है, बड़ा ही मतलब आप कह सकते हैं कि मजा आ जाए अगर आप ईमानदारी से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हो। तो क्या है, आधुनिक भारत के इतिहास को समझते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में लेते हुए चलेंगे और फिर बड़े इंटरेस्ट के साथ समझेंगे। सर ऐसी क्या बात है कि अगर हम आज के समय में, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वो सारे साधन हैं, इसके बावजूद भी अगर आप किसी को बुलाना चाहते हो एक बार की आवाज में, तो 100 लोग भी इकट्ठा ना हो आपके साथ में। लेकिन उस वक्त जब कुछ नहीं है पूरी दुनिया में या पूरे देश में, दुनिया में तो हो चुका था बहुत कुछ, लेकिन पूरे देश में कुछ नहीं है, गांधी एक आवाज लगाते हैं और पूरा हिंदुस्तान सड़कों में उतर आता है। कुछ तो खास बात है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरे सड़कों में उतर आते हैं, एक साथ एक पूरे देश में आंदोलन के लिए चलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चमत्कारी ताकत रही उस व्यक्ति के अंदर। चलिए हम बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास और ब्रीफ में समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने वाले हैं, और वहां से पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में हम लोग बिल्कुल ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास को। कोई ज्यादा लिखने वाला काम नहीं होगा, डिस्कशन करेंगे, टाइम टेबल बना करके चीजों को टाइमलाइन से पढ़ेंगे, जहां डायग्राम की जरूरत होगी वो भी डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री को इंटरेस्ट के साथ में। देखिए 1707 से लेकर के अगर हम बात करें तो आपका 1757
इस टाइम पीरियड में आपका औरंगजेब की मृत्यु होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी अपना साम्राज्य बढ़ा रही होती है। साथ ही साथ आपको यह भी यहां पर देखना है कि सर आपका यूरोपीय कंपनियों का सर आगमन भी हो रहा है। सर यूरोपीय कंपनियों में कौन कौन आ रहा है सर, आपको यह भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो मैं यहां पर थोड़ा सा लिखूंगा, ज्यादा नहीं। पुर्तगाली आपके आए और यहां पर हम ऑर्डर देखेंगे बाद में। पुर्तगाली आते हैं सर, इसके बाद डच आते हैं आपके, ब्रिटिश तो बहुत बाद में आए सर, ब्रिटिश तो बहुत बाद में आते हैं, डेनिश आते हैं सर आपके। इसके बाद आपका एक प्रक्रिया चलती रहती है सर आपकी, ठीक है। यहां पर हम लोग इनके बारे में पूरा डिस्कशन लेते जाएंगे, पूरा और समझेंगे, पूरी तरह से डिस्कशन लेते हुए चलेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी हम यहां बात कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। 1757 प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया है। अब बंगाल पे कब्जा कर लिया तो स्वाभाविक सी बात है सर, उनकी ताकत बढ़ गई। और ताकत बढ़ गई है क्योंकि यहां पर अभी वो वास्तविक तौर पे नहीं लड़े थे। आपको याद होगा षड्यंत्र किया, मीर जाफिर को इधर बुलाया और इसके बाद क्या किया, सिराजुद्दौला को उन्होंने भगा दिया, बाद में हत्या भी हो गई। लेकिन मीर कासिम अब क्या कर रहा, अवध और आपका मुगल बादशाह दिल्ली में बैठे हुए उनको मिलाता है शाह आलम द्वितीय को, और बक्सर के युद्ध में मिलता है। तो सर 1764 में सर आपका वास्तविक युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद भाई साहब ब्रिटिश साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेता है। बक्सर का युद्ध, क्योंकि उन्होंने मुगल बादशाह को हरा दिया है और मुगल बादशाह को हराने के बाद बंगाल पे तो कब्जा है उनका भी, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान पे राज करने की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक तरह से इंगित था। इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के राजा अपने सजग नहीं हुए, वो अभी समझ नहीं पाए और आपस में लड़ते रहे। मराठा मैसूर से लड़ रहे हैं, हैदराबाद मैसूर से लड़ रहा है, हैदराबाद मराठा से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हो, अंग्रेज आनंद उठा रहे हैं, बाहर से बैठकर देख रहे हैं नालकरी का डांस। यही प्रक्रिया चलती जा रही है और ये लगातार युद्ध एक 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 एक, उन्होंने हिंदुस्तान को जीता ही नहीं सर, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को नहीं जीता, हिंदुस्तान के टुकड़ों को जीता है। अगर हम एक शब्द में कहें, हो सकता है अतिशयोक्त भी हो, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को नहीं जीता, आखिरकार उन्होंने हिंदुस्तान बना करके दे दिया, अगर कहें इस दिशा में। क्योंकि उन्होंने मराठाओं को जीता, मैसूर को जीता, हैदराबाद जीता, उत्तर भारत जीत रहे, राजपूतों को जीत रहे, सबको जीतने के बाद जब यहां छोड़ गए तब हिंदुस्तान बन रहा है। पहले तो सब टुकड़ों में अलग अलग बटा हुआ है सर, आप देखेंगे। तो ये प्रक्रिया चलती जाएगी और एक कंडीशन आएगी, जब वो आपका सत्ता हासिल करते हैं तो यहां पर वो शोषण भी करेंगे, और जब शोषण करेंगे तो लोगों के अंदर विद्रोह की भावना होगी। और यही कारण है कि 1857 का विद्रोह होता है। 1857 यही सर आपका कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, दिल्ली, चारों तरफ सर आपका क्या आंदोलन ही आंदोलन चल रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर भी बुरी तरीके से हार दी, और क्योंकि टेक्नोलॉजी है सर उनके पास, टेक्नोलॉजी के आगे कौन थमा है सर। आज अमेरिका किसके दम पर जी रहा है सर, एटम बम, हथियारों के दम पे। उसके पास डिफेंस सिस्टम से हाई है, सिक्योरिटी हाई है, टेक्नोलॉजी हाई है। हमारे पास क्या है, हम तो 22 फाइटर प्लेन मंगा लेते हैं फ्रांस से, तो कहते हैं चीन घुटनों पे आ गया। चाइना खुद अपने फाइटर प्लेन बनाता है भाई साहब, और हम उसके फाइटर प्लेन अब मंगा लेते हैं तो कहते हैं घुटनों पे आ गया। चलिए वो बात की बात है। इसके बाद सर 1857 के बाद सर विद्रोह होता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जहां पर सीधा ब्रिटेन रूल करना शुरू करती है। चलिए, और ब्रिटेन रूल करने के बाद से फिर शुरू होती है सर कहानी वास्तविक तौर पे आंदोलन की। 1885 कांग्रेस की स्थापना, यहां पर होती है कांग्रेस की स्थापना। इसको इसलिए मैं लेते हुए चल रहा हूं डिस्कस करते हुए, क्योंकि यहीं से शुरू करूंगा तो एक एक पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कहीं आपको मजा आ रहा है वो बात अलग है, लेकिन आप लिख भी लीजिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और फिर हम डिस्कस करेंगे सिस्टम से। 1885 कांग्रेस की स्थापना, और देखिए जरा, अच्छा आपको लगना चाहिए सर कि रिवोल्यूशनरी जो थे ना, क्रांतिकारी, उनको हिंदुस्तान पे आजादी में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन जो इवोल्यूशनरी थे, उदारवादी लोग, उनको बहुत महत्व दिया गया। उसके पीछे कारण है कि जब जब उदारवादी आंदोलन की प्रक्रिया लाते हैं सर अंग्रेज, एक क्या दे देते हैं, रिफॉर्म फेंक देते हैं, एक सुधार फेंक देते हैं, और उससे सुधार हो गया कुछ ना कुछ। ये चलता जाता है 1885 से लेकर के 1905 बंगाल विभाजन। क्या बात है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। एकता दिख रही थी मुस्लिम और हिंदू, उसने कहा बांट दो इनको। और हिंदुस्तान में सबसे खतरनाक चीज ये है कि थोड़ी सी लालच किसी को मिल जाती है तो अपने स्वार्थ पे आकर के दूसरों को भूल जाता है, और यही कारण यहां भी होता है। अगर आकर के 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए क्या दे दिया सर, आरक्षण व्यवस्था डाल दी, और यहीं से शुरू होती है सर डिवाइडेशन की कहानी, और जो आगे चल करके लगातार बढ़ती जाती है। और 1916 वो काल होता है जिस काल में सब पहली बार ये बताया गया, आरसी मजूमदार लखनऊ में अधिवेशन होता है, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन तो तय हो गया था 1916 में, क्योंकि पहली बार जब कांग्रेस ने मुस्लिमों के आरक्षण की मांग को स्वीकार कर लिया तो यह तय हो गया कि पाकिस्तान तो बनना ही बनना है। सर वो बात देखेंगे, लेकिन अब हो रही है हिंदुस्तान के एक महानायक की एंट्री 1917 में गांधी की। सर दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आ रहे हैं महानायक,
और क्या सर अपनी पारी खेली है 2020 की। मतलब आप कह सकते हैं ये पिछले 200 वर्षों से 150 वर्षों से लड़ते चले जा रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कोई सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन यहां एंट्री होती है सर विराट कोहली की, यहां एंट्री होती है सर धोनी की। सर ऐसी पारी खेला है सर बंदे ने, मतलब कि आप सोच नहीं सकते। और 30 सालों में अंग्रेजों को यहां पे गर्दा कर दिया। गर्दा करने का मतलब यहां से धूल उड़ा दिया और उनको छोड़ के जाना पड़ता है। मतलब विराट पारी खेली है सर। मतलब क्या कहें सर, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, लगातार 3 आंदोलन किए और तीनों में जीत हासिल। अंग्रेजों को झुकना पड़ रहा है, अंग्रेज घुटने पे आ रहे हैं सर। ऐसा था महानायक। लेकिन अचानक 1919 में हो जाती है एक घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर पूरे देश में एक शोक की लहर होती है। और गांधी ने अपने सीना तान लिया तो तान लिया, और 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और आंदोलन चलता जाता है। लेकिन 1922 में फिर एक घटना होती है, चौरी चौरा हत्याकांड। सर उस घटना ने फिर एक बार गांधी को एक बड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। और वो काल ऐसा होता है कि कहते हैं कई बार जब कुछ ऐसा निर्णय लेते हो आप, तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सभी सगे संबंधी आपके खिलाफ हो जाते हैं। वो दौर गांधी को भी देखना पड़ा। गांधी को उस दौर में सभी नेताओं का विरोध सहना पड़ा। वो चाहे मोतीलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गांधी को चाहते थे जान से भी ज्यादा, वो भी उसका विरोध कर रहे थे कि एक छोटी सी घटना क्या हो गई, आपने पूरे देश से आंदोलन बंद कर दिया। लेकिन गांधी दृष्टिकोण वाले हैं, गांधी दूरदर्शी हैं, उन्हें पता है कि कब क्या करना है। बात करें कि गांधी ने क्यों रोका, और बहुत ही सटीक निर्णय था। अगर गांधी ने यह निर्णय न लिया होता तो शायद संभावना यह थी कि हिंदुस्तान को आजादी अभी भी न मिली होती जब 1947 को मिली। वो बात की बात है, हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। आंदोलन रोका जाता, गांधी को जेल में डालते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक नया दौर आता है। और 2020 के बाद आते हैं खेलने वाले 10-10 ओवर का मैच, यानी कि वो शुरू होता है क्रांतिकारियों का दौर। इस क्रांतिकारियों के दौर में सर फिर क्या कहना, सुभाष, आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वो सभी बड़े बड़े योद्धा कूदते हैं आकर के। काकोरी कांड, सैंडर्स की हत्या, यहां पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, ये सारे कांड होंगे। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि जो टेस्ट का प्लेयर है ना, जो टेस्ट खेलने वाला प्लेयर है, वो तो फिर सर उसने प्रैक्टिस की है ग्राउंड लेवल पर, उसको कोई नहीं पछाड़ सकता। गांधी की एंट्री वापस होती है 1930 में। तब तक सारे जितने भी योद्धा थे सारे मैच खेल चुके थे, 2020 थक चुके थे। गांधी ने कहा अब मैं वापसी कर रहा हूं, साइड हो जाओ। और 1930 में गांधी की एंट्री फिर से होती है 1930 में। और गांधी 1930 में एंट्री मारते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी का आता है, और यहां से गांधी की एंट्री होती है भाई साहब। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद फिर क्या कहना, गांधी ने फिर तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। लेकिन अचानक उसी दौर में एक फिर घटना होती है, भगत सिंह की फांसी 1931 में, जिसके बाद गांधी को फिर सहना पड़ता है। याद रखिएगा, जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओगे ना, आपके पीछे कमेंट पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आपके खिलाफ आवाजें उठेंगी। और उस समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आपने देखा तो आप गड्ढे में गिरोगे, क्योंकि आगे तो रास्ता आपको जाने दिया नहीं जाएगा और पीछे खाई बनी ही। मतलब कहानी यह है कि गांधी ने निर्णय अपने हिसाब से लिए जो उनको लेने थे। और याद रखिएगा, किसी के कहने से कोई बुरा नहीं होता है। और वो दौर था, गांधी ने देखा, फिर आपका पूना पैक्ट होंगे, डॉक्टर अंबेडकर की एंट्री हो चुकी है, गांधी और उनके बीच में विवाद होता है, और सुभाष चंद्र बोस की भी एंट्री हो चुकी होती है। और 1937 1938 का वो दौर था जब गांधी और सुभाष आमने सामने खड़े हैं। और दोनों ही समृद्धशाली नेता है, दोनों ही ताकतवर नेता है, लेकिन एक युवा है और एक वृद्ध हो चुका है थोड़ा। लेकिन वृद्ध के पास एक्सपीरियंस नॉलेज दोनों है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज तो भरा हुआ है। ऐसा नहीं है दोनों कमजोर, इनमें से कोई कमजोर है। कभी किसी नेता को यह मत कहो कि वो कमजोर है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ताकतवर है। हाँ, विचार नहीं मिल रहे हैं। गांधी सुभाष को जितना सम्मान करते हैं उतना ही सुभाष गांधी का सम्मान करते हैं। विचार अलग अलग हो सकते हैं, विचार में कोई दिक्कत नहीं है। तो विचारों की लड़ाई है, गांधी और सुभाष की लड़ाई है ही नहीं, हमने बना दी गांधी और सुभाष की लड़ाई। याद रखिएगा, यहां विचारों की लड़ाई होती है। और वो दौर होगा इसके बाद 1942 1942। और 1942 के बाद तो फिर गांधी ने कहा डू और डाई, करो या मरो। और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल तो दिया, लेकिन अब वो ज्वाला जल चुकी है पूरे देश में कि अब थमने वाली नहीं है। आग चारों तरफ लग चुकी है, और जब चारों तरफ आग लगेगी तो कितना भी पानी डालो सर, अब थमने वाली नहीं है। वो दौर शुरू हो चुका है, युवा, महिला, बच्चे, बूढ़े सब आंदोलन में कूद पड़े हैं। अंग्रेज उधर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, उनके पास उतनी सैन्य शक्ति है नहीं कि इनको दमन किया जा सके, और मजबूरन अंग्रेजों को भारत छोड़ने का निर्णय लेना पड़ता है। दूसरा, उधर आपकी ब्रिटिश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन होगा। हिंदुस्तान में आजादी हिंदुस्तान के सिर्फ नेताओं की वजह से भी नहीं मिली है, यहां पर बहुत सारी विदेशी शक्तियों का भी हाथ है। उधर सत्ता का परिवर्तन होता है और आपके नए प्रधानमंत्री बनते हैं, और उन्होंने भी ऐलान किया अपनी
कि हम हिंदुस्तान को आजाद करेंगे, उधर अमेरिका का भी दबाव है, और ऐसा सब होने के बाद हिंदुस्तान को 1947 में आजादी मिल ही जाती है। और उसके बाद हम लोगों ने उस आजादी का जश्न मनाया जिसके लिए हमने पिछले 200-250 वर्षों तक लगातार युद्ध किया। लेकिन एक ही वर्षों बाद देश का वो व्यक्ति जिसने देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसका आत्महत्या कर दी जाती है या मार दिया जाता है, कुछ भी कहें, किसी भी कारणवश, हो सकता है विचारधाराओं की। गांधी की मृत्यु, ऐसा कहा जाता है पूरे दुनिया में एक ऐसी भाषा है उर्दू जिसके ऊपर खून का इल्जाम है। गांधी की मृत्यु विचारधारा की मृत्यु है। गांधी की किसी व्यक्ति से मृत्यु नहीं हुई है, गांधी को किसी व्यक्ति ने नहीं मारा, एक विचारधारा ने मारा है। वो विचारधारा कुछ भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम आधुनिक भारत के इतिहास में आपको कुछ तो समझ में आया होगा। यहां पर हम लोगों ने पूरा इतिहास का सिलेबस समझा है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। शुरू करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से, लगे रहिए, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इसको लेते हुए चलेंगे विद क्वेश्चन। टॉपिक खत्म होने के बाद 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, 20 मिनट में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो ओरिएंटेशन है ना, 3 महीने में पूरा जीएस कंप्लीट करना वो करेंगे। इसलिए दबा के शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कराओ अपने दोस्तों को, जो भी है, जो करना है करो, सब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।